ओके, तो हम डिस्कस करेंगे ब्लॉक 2 की यूनिट 6 जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल्स ऑफ लेटर राइटिंग। प्रिंसिपल्स क्या होता है? प्रिंसिपल मीन्स होता है सिद्धांत, इसको और हम बोल सकते हैं थ्योरी या रूल या लॉ, मतलब नियम। लेटर राइटिंग लिखने के सिद्धांत क्या क्या है? लेटर राइटिंग एक इम्पॉर्टेंट चैनल है जिससे कि बिजनेस में कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेट करने के लिए लेटर राइटिंग एक बहुत ही यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट चैनल है बिजनेस में। ठीक है, तो इसके लिखने के पीछे सिद्धांत क्या है, रूल्स क्या है, उनको डिस्कस करेंगे इस यूनिट में। तो अ लेटर इज़ अ रिटन मैसेज कन्वेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू अ मीडियम। लेटर एक रिटन मैसेज है, एक लिखा हुआ मैसेज है, वर्ड में लिखा हुआ मैसेज है जो कन्वे करते हैं किससे, एक इंसान से दूसरे इंसान को एक मीडियम के द्वारा। अब मीडियम क्या हो सकता है लेटर का? पोस्टल हो सकता है, ईमेल हो सकता है, फैक्स हो सकता है। ठीक है, तो लेटर्स आर ऑफ टू टाइप, दो टाइप के लेटर्स होते हैं। ओके, पहला होता है फॉर्मल। ठीक है, इसे हम इम्पर्सनल भी बोलते हैं, पर्सनल का उल्टा। और एक होता है बिजनेस लेटर। मतलब फॉर्मल लेटर, इम्पर्सनल लेटर और बिजनेस लेटर एक है, एक टाइप है। इनफॉर्मल, पर्सनल और अनऑफिशियल लेटर एक टाइप है। फॉर्मल को समझते हैं। फॉर्मल जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस हों, मतलब उसमें आप कुछ भी नहीं लिख सकते। जैसे मान लो कि आपके माइंड में आया कि मैं इसमें अपने कोई फीलिंग्स व्यक्त कर सकता हूँ। जैसे आप अपने दोस्त को लेटर लिखते हो, उसमें आप ये भी लिखते हो कि आप कैसे हो, आपको किससे क्या प्रॉब्लम है, कोई आपके लाइफ में कोई घटना हुई है वो भी लिख सकते हो, आपको जो समस्या है वो भी लिख सकते हो, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है वो भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन एक फॉर्मल में क्या है कि जिस टॉपिक पे आपको बात करनी है उससे रिगार्डिंग ही मैसेज आपको देना है, कोई एक्स्ट्रा मैसेज या एक्स्ट्रा नॉलेज आपको वहाँ पे नहीं देनी है। इनफॉर्मल, फॉर्मल का उल्टा होता है। इनफॉर्मल में आप अपने रिश्तेदारों को लिखते हो, दोस्तों को लिखते हो, तो जिसको लिख रहे हो उसके हिसाब से आप अपनी बात लिख सकते हो इनफॉर्मल में। इसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है कि आपको उस मैसेज की जानकारी देनी है। आप इसमें अपने मन की जो आपकी फीलिंग्स हैं, भावनाएं, उनको व्यक्त कर सकते हो। ठीक है, तो बिजनेस लेटर को समझते हैं। अ बिजनेस लेटर इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट ऑफन सेंड फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर और फ्रॉम अ कंपनी टू इट्स क्लाइंट, एम्प्लॉयज, मेंबर, एटसेट्रा। मतलब बिजनेस लेटर एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है, मतलब एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, जिसको भेजा जाता है किसमें, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, या फिर एक कंपनी और उसके क्लाइंट्स। क्लाइंट्स कौन होते हैं? जो उस कंपनी के साथ डील करते हैं। वो कस्टमर भी हो सकते हैं, वो सेलर्स भी हो सकते हैं, वो बैंक फाइनेंशियल जो बैंक होती हैं वो हो सकते हैं, वो शेयर होल्डर हो सकते हैं, स्टेक होल्डर हो सकते हैं। मतलब कोई भी क्लाइंट जो कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है, जो कंपनी के साथ डील करता है, जिसका संबंध कंपनी के साथ है, वो क्लाइंट हो सकता है। या फिर उसके एम्प्लॉयज़, कंपनी के एम्प्लॉयज़ जो उसमें काम करते हैं, कर्मचारी हैं, या कंपनी के मेंबर्स। मेंबर्स कौन होते हैं? जैसे मेंबर ऑफ डायरेक्टर हो गए उस कंपनी के। ठीक है, सीईओ हो गया, उसके शेयर होल्डर हो सकते हैं मेंबर्स। तो इन सभी के साथ जो मीडियम होता है, जो एक ज़रिया होता है बात करने का, वो होता है बिजनेस लेटर। ठीक है, अब इसके बेसिक प्रिंसिपल्स जो रूल्स हैं बिजनेस लेटर के, उन्हें समझते हैं। पहला होता है क्लियरिटी एंड कोहेरेंस, मतलब क्लियर होना चाहिए। बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट टू से एंड दे से इट क्लियरली। पहले आप क्लियर रहो कि आप कहना क्या चाहते हो, फिर उसको क्लियरली कहो। ठीक है, ये इसका मतलब है। क्लियरिटी का मतलब क्या है? पहले आप खुद क्लियर रहो कि आप मैसेज क्या सेंड करना चाहते हो, आप दूसरे इंसान को मैसेज क्या बताना चाहते हो। आप पहले खुद के अंदर क्लियर करो मैसेज, उसके बाद उसे क्लियरली बताओ, जिससे कि रिसीवर को अच्छे से बात समझ में आए। दूसरा पॉइंट है कंसीडरेशन। इस पॉइंट का पहले भी बहुत बार जिक्र हो चुका है। ये पॉइंट्स आपने बहुत पहले बार जिक्र हो चुका है पहले यूनिट्स में, तो इनको आप अच्छे से समझ सकते हो। कंसीडर मीन्स करना होता है कि उस इंसान के स्थान पे, जहाँ पे जिसको आप भेज रहे हो, उसके स्थान पर खुद को रख के देखो। ठीक है, तो जब आप उसके स्थान पर खुद के रख के देखोगे, फिर आपको कैसा फील होगा जो आप उसे बोल रहे हो, आप उसको कैसा सोचते। जैसे कभी कुछ होता है ना, जैसे कोई आपका दोस्त आया, ठीक है, उसने बोला कि भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तो हम बोलते हैं कि यार क्या प्रॉब्लम है, ये कोई प्रॉब्लम होती है? तो हमसे बोलता है कि मेरी जगह पे रख के देखेगा तो तुझे समझ में आएगा। तो वो मतलब ये कहना चाह रहा है कि आज जिस स्थान पे मैं हूँ मुझे समझ में आ रहा है प्रॉब्लम है, अभी तुम उस स्थान पे नहीं हो इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। जब तुम मेरे स्थान पर आके देखोगे तो समझ में आएगा कि प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो इसी लिहाजे में जब हम लेटर लिखते हैं, तो जो राइटर है, ठीक है, वो रिसीवर के स्थान पर आकर सोचकर, उसके स्थान पर आकर सोचकर लेटर लिखना चाहिए। इसके पॉइंट देखते हैं।
द राइटर ऑफ द लेटर शुड प्लेस हिमसेल्फ इन द पोजिशन ऑफ द रीडर, मतलब राइटर को जो रीडर है उसके स्थान पर, उसकी पोजीशन पर रख कर देखना चाहिए। एंड गिव अ कंसिडरेशन एज टू व्हाट डज ही नीड, मतलब उसके स्थान पर आ गया, फिर उसे क्या चाहिए उसके हिसाब से लेटर लिखना चाहिए। समझ में आ गया आपको? दोबारा फिर समझ लो। कंसिडरेशन मतलब होता है कि जैसे मान लो मैं हूँ, मैं किसी को लेटर लिख रहा हूँ, मैं राम को लेटर लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं राम को जो लेटर लिख रहा हूँ, मैं राम के स्थान पर आकर, मैं राम के स्थान पे आके सोचूंगा कि राम, अगर मैं राम होता तो मुझे क्या चाहिए होता। समझ में आ रहा है? उसी के हिसाब से लेटर लिखूंगा। तो ये हो गया कंसिडरेशन। तीसरा होता है ब्रेविटी, इसका ही बहुत बार जिक्र हुआ है। इसका मतलब होता है ब्रीफ, मतलब संक्षिप्त, कंटेनिंग फ्यू वर्ड्स विद एग्जैक्ट मीनिंग, मतलब थोड़े शब्द होने चाहिए और मीनिंग जो बताना चाह रहे हो, मैसेज पूरा होना चाहिए, एग्जैक्ट होना चाहिए। जो आप बताना चाह रहे हो मैसेज पूरा हो, लेकिन वर्ड्स कैसे हो, थोड़े हो, मतलब गागर में सागर भरना। चौथा है कर्टसी एंड फ्रेंडलीनेस, इसका भी जिक्र पहले हुआ है। कर्टसी मीन्स होता है विनम्रता, फ्रेंडलीनेस मीन्स होता है मित्रता। तो जो भी आप लेटर लिख रहे हो उसमें जो लैंग्वेज होगी, उसमें जो वर्ड्स होंगे, वो क्या दर्शाना चाहिए, फीलिंग दर्शानी चाहिए। कौन सी? कर्टसी की, विनम्रता की, फ्रेंडलीनेस की। उसमें आपका एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, ठीक है। एरोगेंट नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। ऐसे वर्ड्स ना हो कि जिससे कि सेंडर को ठेस पहुंचे, क्योंकि इससे आपकी जो कंपनी है उसकी इमेज बनती है, ठीक है। तो उसमें ये जो आप एक फ्रेंडलीनेस, मतलब दोस्तीपना वाला, याराना वाला, उसमें जो वर्ड्स हों उस हिसाब से, उस लिहाजे से लेटर लिखना चाहिए। तो इसमें वर्ड लाइक थैंक यू और प्लीज़ ऑलवेज ब्रिंग पॉजिटिव रिस्पॉन्स। जब आप थैंक यू या प्लीज़ वर्ड का यूज़ करते हो तो हमेशा एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको मिलता है, एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। पांचवा है कंसाइसनेस, मतलब कन्वे इन लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स, ये ब्रीफ का ही आ गया। कंसाइसनेस मीन्स होता है कि अपनी बात थोड़े शब्दों में कहो, जितना जितने कम शब्दों में कह सकते हो उतने कम शब्दों में कहो। ऐसा नहीं है कि आप पूरी बात ना कहो, पूरी बात कहो लेकिन कम से कम शब्दों में, उसमें एक्स्ट्रा मसाला डाल के नहीं कहना है। इसका पहला पॉइंट है प्रोवाइड शॉर्ट एंड इसेंशियल मैसेज, जितना ज़रूरी है उतना और छोटा मैसेज आपको लिमिटेड वर्ड्स में प्रोवाइड करना है। बहुत सारे, जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट्स भेजते हो बिजनेस वाले या ऑनलाइन, तो उसमें वर्ड्स की लिमिट होती है। लिमिट वो इसलिए रखते हैं क्योंकि आप उसमें एक प्रॉपर टाइप का मैसेज टाइप करो जितना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको लिमिट नहीं दी तो आप उसमें कुछ भी लिख के भेज रहे हो जिससे कि जो रीडर है वो पढ़े भी ना, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता है। उन्हें पता होता है कि बिजनेस वाला मैसेज है तो एक प्रॉपर मैसेज आएगा जिसमें हमें समझ में आ जाएगा थोड़ा पढ़ के ही कि इसमें क्या बात की गई है। तो हमें उसी टाइप से कंसाइसनेस होके अपना लेटर लिखना है। सिक्स है करेक्टनेस। करेक्टनेस मीन्स होता है सही से, शुद्धता। तो इसमें होता है ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, उसमें ग्रामर की मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो रीडर है वो आपके सामने नहीं है, वो आपकी बात को फेस टू फेस नहीं सुन रहा है, जिससे कि आपकी जो लैंग्वेज उसको समझ सके। आपने उसको राइट किया है तो वो आपसे एक उम्मीद रखता है कि इसमें ग्रामर मिस्टेक नहीं होगी। इन्फॉर्मेशन गिवन शुड ऑलवेज बी करेक्ट एंड एग्जैक्ट, जो आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो हमेशा सही और एग्जैक्ट होनी चाहिए। क्योंकि देखो, जैसे मान लो कि एक आपका कस्टमर है, उसने आपसे बोला कि मुझे इस जो एक वो स्मार्टफोन लेना चाहता है, तो उसने बोला कि मुझे इसकी डिटेल्स चाहिए, तो आपने लेटर में लिख के दे दिया। अब उसमें आप गलत लिख के दे रहे हो। जब उस कस्टमर को स्मार्टफोन मिलेगा, देखो बिजनेस का मकसद होता है कि कस्टमर को रिलीवेंट रखना, उसको जोड़ के रखना। ये नहीं होता है कि कस्टमर ने एक बार खरीद लिया फिर उसके बाद वो जो मर्जी आए करे। अगर आपने उसे गलत इन्फॉर्मेशन दी होगी लेटर में, उसके पास एविडेंस होता है, तो वो देखेगा कि कंपनी ने मेरे साथ चीट किया है, दोबारा आपकी कंपनी से कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। इसलिए आपको हमेशा करेक्ट और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। सेवेंथ है कंप्लीटनेस, मतलब पूर्णता। आपको पूरी मैसेज, पूरा इन्फॉर्मेशन देना है। ऐसा नहीं है कि आप थोड़े सा कुछ भी लिख के भेज दिया। जो मैसेज आप देना चाहते हो उसे पूरा दो। द मैसेज शुड बी कंप्लीट, पूरा मैसेज होना चाहिए। कंप्लीट मैसेज हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, जब आप कंप्लीट मैसेज दोगे तो जो रीडर है उसको समझ में आएगा और उसके बाद वो उसी के अकॉर्डिंग डिसीजंस ले सकता है, ठीक है। शुड इंक्लूड ऑल द नेसेसरी फैक्ट्स, जितने भी फैक्ट्स हैं उस मैसेज के, उस टॉपिक के ऊपर सभी इंक्लूड होने चाहिए उसमें, ठीक है। आठवां है ओरिजिनलिटी, मतलब ओरिजिनल होना चाहिए। द क्वालिटी शुड बी न्यू एंड इंटरेस्टिंग। ओरिजिनलिटी का मतलब है कि जो क्वालिटी है वो कैसी होनी चाहिए, न्यू होनी चाहिए और इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो पुराने
जो पुरानी जो भी क्वालिटीज़ है उनका आप इसमें यूटिलाइज़ कर रहे हो, जो पुराने वर्ड्स हैं उनका यूटिलाइज़ कर रहे हो। आप कुछ अलग लिख के दो, न्यू दो और इंटरेस्टिंग दो, जिससे कि रीडर आपके साथ कनेक्ट हो जाए, अटैच हो जाए, उसका पढ़ने का मन करे, उसी के हिसाब से आपका रिस्पॉन्स आने वाला है। ठीक है। नाइन्थ है नीटनेस। नीटनेस में आता है नीट एंड टैडी लेटर, मतलब लेटर आपने लिखा है और वो नीट अच्छे हैंड राइटिंग होना चाहिए, एंड टैडी एकदम बढ़िया होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक फटा हुआ सा या कोई रफ पेपर लिया उस पर लिखना शुरू कर दिए गंदे से पेन से, राइटिंग आपका ख़राब है तो उसमें आपका जो जो उसमें आपका इमेज है वो डाउन जाएगी। इसलिए हमेशा नीट अच्छे पेपर पे और एक अच्छा लेटर लिखना चाहिए। दूसरा है क्लियरली रिटन एंड टाइप्ड। अगर आप टाइप कर रहे हो तो क्लियरली टाइप हो, अच्छे फॉन्ट में टाइप हो। अगर राइट कर रहे हो तो अच्छे हैंड राइटिंग में राइट मतलब लिखा होना चाहिए। अगर अगला पॉइंट है गुड हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग कैसी चाहिए? अच्छी चाहिए। फिर है गुड पेपर, जो पेपर की क्वालिटी वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी पेपर आपको उठा के ले आए, एक प्लेन पेपर होना चाहिए, वाइट पेपर, उस पर आप अच्छे स्टेशनरी का यूज़ करके, मतलब पेन का जो भी आपको यूज़ करना उसमें अच्छा होना चाहिए, जिससे कि आपका हैंड राइटिंग अच्छा है। अगला पॉइंट है इफेक्टिवनेस, जिसका मतलब होता है प्रभावशीलता। जब आप एक अच्छा लेटर दोगे लिखकर, अच्छे वर्ड्स में दोगे, तो इससे आपका जो प्रभाव है वो अच्छा पड़ेगा, इफेक्टिवनेस होनी चाहिए उसमें। तो पहला है लेटर ऐसा होना चाहिए जिससे कि रीडर पर अच्छा इफेक्ट पड़े और वह जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स दे। जो आपका लेटर अच्छा होगा, रीडर पे इफेक्ट पड़ेगा, तो वो सोचेगा कि इस कंपनी के साथ जल्दी जल्दी डील करूं, तो वो रिस्पॉन्स भी उतनी जल्दी देगा। बिजनेस लेटर लिखने का गोल, जो मकसद होता है वो यही होता है कि रिस्पॉन्स पॉजिटिव मैटर में और रीजनेबल टाइम में मिले। जो बिजनेस लेटर लिखते हैं उसका गोल यही होता है कि जो रिस्पॉन्स हो वो कैसा मिले? पॉजिटिव मिले। ऐसा ना हो कि हमने लेटर लिखा उसमें नेगेटिव रिस्पॉन्स आए तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। ठीक है, तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले और रीजनेबल टाइम, मतलब ऐसा नहीं है कि आप चाहो कि बिजनेस जो लेटर है वो 2 दिन में आने वाला, उसका लिमिटेड टाइम 2 दिन है और आप 1 दिन में चाहिए, वो नहीं, रीजनेबल टाइम में। अगर 2 दिन लगते हैं तो 2 दिन में आ जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि 10 दिन में आ रहा है, 12 दिन में आ रहा है। तो एक पॉजिटिव जो उसका पॉजिटिव मैनर में रिस्पॉन्स आना चाहिए और रीजनेबल टाइम में, यही गोल होता है बिजनेस लेटर का। प्रूफ रीडिंग, देखो ये इसका पॉइंट नहीं है बट ये ज़रूरी है। जब भी आप लेटर टाइप कर लेते हो उसके बाद उसको रीड करो कि उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, उसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है जिस पे रीडर पे ठेस पहुंचेगी, तो जिससे उसका सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन हो या उसको हर्ट हो, उसके इमोशंस हर्ट हो। तो उस लेटर को पहले रीड करो कि जो आपने लिखा है वो सही है कि नहीं, इसे हम बोलते हैं प्रूफ रीडिंग। ठीक है, भेजने से पहले एक बार पढ़कर देख लेना चाहिए, कहीं कोई ग्रामेटिक मिस्टेक, टाइपिंग एरर तो नहीं है। आप आई थिंक आप समझ गए होंगे इसके ये पॉइंट्स। आगे फॉर्म एंड अरेंजमेंट ऑफ अ बिजनेस लेटर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी देख लेते हैं। फॉर्म ऑफ लेटर, मतलब लेटर के लिए क्या क्या ज़रूरी है। ठीक है, अरेंजमेंट, इसको कैसे अरेंज करते हैं, तो अ गुड अपीयरेंस ऑफ द लेटर क्रिएट्स अ पॉजिटिव इंप्रेशन। जैसा लेटर दिखेगा उससे आपका इंप्रेशन पड़ने वाला है। ठीक है, आपने लेटर कैसा लिखा है, आप उसे कैसे डेकोरेट कर रहे हो, कैसे सजा के भेज रहे हो, कैसे लिख कर भेज रहे हो, आपकी हैंड राइटिंग कैसी है, उससे फ़र्क पड़ेगा कि जो रीडर है उस पर इम्प्रेशन कैसा पड़ेगा। क्योंकि आपने हमेशा सुना होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो लेटर पहले वो रीडर देखेगा, उसके बाद पढ़ना शुरू करेगा। जब लेटर अच्छा होगा तो वो पढ़ेगा, अगर अच्छा नहीं होगा तो उसके माइंड में थॉट आ जाएगा या पता नहीं क्या लिखा होगा इसमें, तो वो उस लिहाजे से, उस इंटरेस्ट से नहीं पढ़ेगा। तो हमेशा लेटर अच्छा होना चाहिए। फॉलोइंग पॉइंट्स शुड ऑलवेज बी केप्ट इन माइंड व्हाइल राइटिंग लेटर, तो नीचे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उनको हमेशा माइंड में रखना है लेटर लिखते टाइम। तो पहला है पेपर। पेपर मतलब जिस पे लेटर लिखते हैं, सबसे एसेंशियल पार्ट है लेटर लिखने का पेपर, क्योंकि आप उस पर लिखने वाले हो। तो उसमें पहला पॉइंट है पेपर ऑफ गुड क्वालिटी, पेपर गुड क्वालिटी का होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है स्टैंडर्ड साइज, साइज उसका स्टैंडर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप छोटा मोटा पेपर लेके 4-5 पेपर ले लिए आपने, उससे पीछे लिखते जा रहे हो, एक पूरा कॉपी बना दिया आपने लेटर लिख के। लेटर का मतलब है कि 1 या 2 पेज, अपनी बात 1 या 2 पेज में करनी है, तो एक क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का पेपर चाहिए और स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए। तो A/4 जो भी होता है उस साइज का होना चाहिए। फिर होता है अवॉइड ओवर क्राउडिंग, मतलब लेटर पे ऐसा नहीं है कि जहाँ पे एक लाइन में नहीं बन रहा है, कुछ बचा हुआ है, तो आप एक लाइन में 2 लाइनें करके लिख रहे हो, मतलब बहुत छोटा 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 लिख रहे हो, ज़बरदस्ती ठूसे जा रहे हो उन वर्ड्स को, तो वो नहीं करना है, क्लियरली लिखो। ठीक है, ओवर क्राउडिंग से बचना है। दूसरा है चौथा पॉइंट है अवॉइड ओवर डेकोरेशन, आपको ज़्यादा ज़्यादा डेकोरेट भी नहीं करना है कि बाहर से ले आए फूल, गार्लैंड, मालाएं चढ़ा रहे हो लेटर पे, चमका रहे हो, मोती लगा रहे हो उस पर, ऐसा भी नहीं करना है। सिंपल वे में एक ऑफिशियल टाइप जो लेटर होता है ना, वैसे
आपको रखना है, ठीक है। उसको डेकोरेट नहीं करना, उसका मेकअप वेकअप नहीं करना ले जाके ब्यूटी पार्लर में कि भाई इसको रंग दो, लिपस्टिक लगा दो, ये लगा दो, वो सब नहीं करना है, ठीक है। ओवर डेकोरेशन नहीं करना है, ओवर क्राउडिंग नहीं करना है, स्टैंडर्ड साइज का चाहिए और गुड क्वालिटी का चाहिए। तो पहला पेपर हो गया। दूसरा आते हैं टाइपिंग पे। पेपर पेपर पे आप क्या करोगे, टाइप करोगे। बेसिकली जो बिजनेस लेटर उनको टाइप ही किया जाता है, ठीक है। उनको हैंड राइटिंग से बहुत कम लिखते हैं, सिग्नेचर हैंड राइटिंग से होता है, लेकिन जो टाइपिंग होती है उसे टाइप करते हैं कंप्यूटर से। तो टाइपिंग में पहला क्या रखना है, शुड बी नीटली टाइप्ड। अगर आप लिख रहे हो, हैंड राइटिंग कर रहे हो, तब भी कैसा होना चाहिए, नीटली होना चाहिए, अच्छे से लिखा होना चाहिए। अगर आप टाइपिंग कर रहे हो तो वो भी कैसी होनी चाहिए, अच्छे से। जहाँ पे स्पेस दे रहा हूँ वहाँ पे स्पेस होना चाहिए, जहाँ पे लाइन छोड़नी है वहाँ पे लाइन छोड़ी होनी चाहिए। दूसरा है टाइप इन सिंगल स्पेस बिटवीन लाइन्स। जब आप लाइन्स लिखते हो तो उनके उसमें लाइन नहीं छोड़नी है आपको, सिंगल स्पेस होना चाहिए, मतलब एक लाइन के बाद दूसरी लाइन पे लिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक लाइन लिख रहे हो फिर एक लाइन छोड़ रहे हो, फिर एक लाइन लिख रहे हो फिर एक लाइन छोड़ रहे हो, ऐसा नहीं करना है। जब आप लाइन्स लिख रहे हो तो आपको स्पेस नहीं छोड़ना है, और जब आप पैराग्राफ लिख रहे हो तो उनके बीच में एक लाइन छोड़नी है। समझ में आ गया। मतलब सिंगल स्पेस का मतलब है कि लाइन के नीचे आपको कंटिन्यू लिखना है लाइंस में, और डबल स्पेस का मतलब है कि आपने एक लाइन छोड़ के फिर लिखा। तो पैराग्राफ में आपको एक लाइन छोड़कर लिखना है, लेकिन अगर आप पैराग्राफ जब एक पैराग्राफ लिख रहे हो, उसकी लाइन्स लिख रहे हो, तो आपको स्पेस नहीं देना है। तो ये हो गया टाइपिंग का। तीसरा पॉइंट है कीप वन डुप्लीकेट कॉपी फॉर ऑफिस रिकॉर्ड। हमेशा बिजनेस लेटर का एक डुप्लीकेट कॉपी आपको ऑफिस रिकॉर्ड के लिए रखना है, कि आपने किसको लेटर कब भेजा था, ठीक है। कभी आपको ज़रूरत पड़ सकती है कि आपने लेटर भेजा भी कि नहीं भेजा, तो उस टाइम आप अपने जो रिकॉर्ड है उसको उठा के देख सकते हो कि आपने किस डेट पर कौन सा लेटर भेजा था और किसको भेजा था। तो ये हो गया टाइपिंग के पॉइंट्स। तीसरा है मार्जिन। मार्जिन मतलब होता है कि जो उसकी आउटर एरिया होता है उसको मार्जिन कहते हैं। तो मार्जिन को समझते हैं, प्रॉपर मार्जिन ऑन द लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड ऑफ द लेटर। लेटर के लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में आपको लाइनिंग करनी है, मार्जिन करना है, ठीक है। जो आउटर जो एरिया होता है उसको आपको क्या करना है, लाइनिंग करना है, मार्जिन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट है एडिक्वेट स्पेस एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ द लेटर। मतलब जो लेटर का ऊपरी भाग है और जो नीचे वाला भाग है, टॉप एंड बॉटम, उसमें आपको स्पेस छोड़ना है, पर्याप्त स्पेस छोड़ना है, सफिशिएंट। आप एक लाइन छोड़ सकते हो, ऐसा नहीं आपने 4-5 लाइन छोड़ दी कि भाई आओ इस पे लेट जाओ आके, इतना स्पेस नहीं छोड़ना है, कोई यहाँ पे सोने नहीं आ रहा है। आपको 1-2 लाइन छोड़नी जिससे कि आपका लेटर एक अच्छा लगे, ठीक है। तो 2 पॉइंट इसमें है, एक तो है कि आपको लेफ्ट और राइट हैंड साइड में आपको लाइन करनी है, मार्जिन बनानी है, और टॉप और बॉटम पे आपको क्या करना है, स्पेस छोड़ना है। ये 2 पॉइंट थे मार्जिन के। चौथा पॉइंट है फोल्डिंग। अब आप बात करते हैं फोल्डिंग पे। आपने क्या किया, पेपर लिया, पेपर पे टाइपिंग कर ली, मार्जिन भी कर ली, अब आपको फोल्डिंग करना है। फोल्डिंग के भी कुछ रूल्स होते हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू द टाइप एंड साइज ऑफ एनवलप। एनवलप होता है जिसमें हम रखते हैं, उसे हम बोलते हैं लिफाफा। अब लिफाफा के अकॉर्डिंग आपको फोल्ड करना है। अब लिफाफा है बहुत छोटा और आप उसे बड़ा सा फोल्ड करके उसमें घुसाए जा रहे हो तो वो नहीं बनेगा, ठीक है। लिफाफा बड़ा है तो आप उसमें फोल्ड किए जा रहे हो बहुत छोटे छोटे, बहुत छोटा सा फोल्ड करके दिया, तब भी प्रॉब्लम आएगी। लिफाफे के हिसाब से, लिफाफे के साइज के हिसाब से आपको क्या करना है, फोल्डिंग करना है, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है मिनिमम नंबर्स ऑफ फोल्ड शुड बी मेड। आप लिफाफा हो सके तो बड़ा ले लो, अगर लेटर आपका बड़ा है तो आप लिफाफा बड़ा ले लो, लेकिन जो फोल्ड है वो मिनिमम नंबर में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने लेटर के एक पेज के 10-15 फोल्ड करके रख दिया, वो खोलता जा रहा है, पता नहीं क्या सीक्रेट इसमें लिखा हुआ है, वो नहीं करना है। आपको जस्ट एक फोल्ड या 2 फोल्ड अकॉर्डिंग टू द एनवलप, लिफाफे के हिसाब से आपको फोल्ड करने हैं, ठीक है। फोल्डिंग हो गया। फिफ्थ है एनवलप्स, मतलब जिसमें रखना है। फोल्डिंग आपने कर लिया लेटर, अब क्या करोगे आप, लिफाफे में रखोगे। तो उसका होता है साइज ऑफ द एनवलप टू बी यूज्ड डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द लेटर। लेटर के साइज के हिसाब से आपको लिफाफा मंगाना है। अब ये नहीं है छोटा लेटर है और आप बड़ा सा लिफाफा लेके घूम रहे हो, उसमें लेटर डाल रहे हो, जिसमें 1000 लेटर बन जाए आप उसमें एक लेटर डाल रहे हो। अब वो जब वो खोलेगा रीडर तो ढूंढेगा भाई लेटर कहाँ है, इसमें इतना बड़ा लिफाफा है, लेटर कहाँ है, तो लेटर उठाएगा, उसका इंप्रेशन वहीं पे ख़राब हो जाएगा। अब ऐसा भी नहीं है कि बड़ा लेटर और आप छोटा सा लिफाफा लेके जा रहे हो, अब लेटर को वो 10-15 फोल्ड कर रहा है, उसमें डाल रहा है, ठीक है, लिफाफा फट जाएगा। तो उसके हिसाब से आपको क्या करना है, लिफाफे को चूज़ करना है, एनवेलप को चूज़ करना है। दूसरा पॉइंट है द नेम एंड एड्रेस ऑफ द एड्रेसी आर प्रिंटेड ऑन द बैक ऑफ द एनवेलप। हम लोग क्या करते हैं मोस्टली, जो एड्रेसी मतलब जिसको हम सेंड कर रहे हैं उसका नाम फ्रंट पे लिखते हैं, लेकिन बिजनेस लेटर में आपको क्या करना है, जो एनवेलप भी है उसका नाम पीछे लिखना है, ठीक है, बैक साइड लिखना है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, मतलब बैक साइड क्यों लिखना है, हम तो हमेशा फ्रंट में लिखते हैं, क्योंकि जो भी पोस्टल वाला होता है वो हमारा फ्रंट चेक करता है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो एनवलप यूज़ करते हैं बिजनेस में, वो विंडो
एनवलप यूज़ करते हैं। जो विंडो एनवलप होते हैं उसमें क्या होता है कि ऊपर से एक पन्नी लगी होती है, आपने देखा होगा, एक पॉलीथीन लगा होगा, ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन लगा होगा जिससे कि आपको अंदर का दिखता है। तो लेटर जो आपने अंदर लिखा है उसमें जो एड्रेस दिया है वो आपको बाहर से दिखेगा, इसलिए आप बाहर से देख सकते हो, ठीक है। तो ये इसलिए आपको एड्रेस का नाम कहाँ लिखना है, पीछे लिखना है, बैक ऑफ द एनवलप। अगला है विंडो एनवलप में बी यूज टू सेव द टाइम। तो आप विंडो एनवलप का यूज़ कर सकते हो टाइम को सेव करने के लिए, आपको उसका एड्रेस टाइप नहीं करना पड़ेगा। तो ये एनवलप के पॉइंट्स हो गए। अगला है एड्रेस ऑन एनवलप्स, मतलब इस पर एड्रेस कहाँ लिखना है। तो फुल नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टी शुड बी रिटन और टाइप्ड ऑन द एनवलप। आपको पूरा एड्रेस और पूरा नाम लिखना है उस पर, लिफाफे पर। ऐसा नहीं है कि आपने रामचंद्र इटावा लिख दिया, अब भाई इटावा में कहाँ कहाँ ढूंढेगा वो, या फिर आपने रामचंद्र दिल्ली लिख दिया, दिल्ली इतनी बड़ी है वो कहाँ कहाँ ढूंढेगा, रामचंद्र बहुत सारे होंगे। एक कोई भिखारी बैठा होगा, रामचंद्र भैया आपके लिए लेटर आया, बोलेगा भाई मेरे लिए लेटर कौन सा है, उसमें लिखा होगा कि आपको डीलिंग करनी है 15 लाख रुपए की, वो तो यार चौंक के बेहोश हो जाएगा, बोलेगा मेरे पास 1 रुपये नहीं, 15 लाख की डीलिंग कहाँ से करूँगा। तो आपको प्रॉपर एड्रेस देना है कि कहाँ के लिए आप भेज रहे हो, कौन सी एरिया के लिए भेज रहे हो, कौन सी स्ट्रीट के लिए भेज रहे हो, उनका घर कौन सा है, कौन सी गली में है, मतलब एक प्रॉपर एड्रेस आपको प्रोवाइड करना है, ठीक है। दूसरा है एब्रीवेशन फॉर स्ट्रीट, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, सिटी और कंट्री मस्ट बी अवॉइडेड। जो शॉर्ट फॉर्म होती है ना उनको अवॉइड करना है, ठीक है। जैसे आपको लिखना है यूके, उत्तराखंड को आपने यूके लिख दिया, ठीक है, अब वो सोचेंगे यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। तो ऐसी बहुत सारी, जैसे आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, उनको एपी एपी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो एब्रीविएशंस हैं इनको आप अवॉइड करोगे, जिससे कि जो भेजने वाला है, जो लेटर भेजता है, जो पोस्टमैन है, ठीक है, उसको प्रॉब्लम ना हो। तो हमेशा फुल नेम लिखो इनका, चाहे स्ट्रीट हो, विलेज हो, डिस्ट्रिक्ट हो, सिटी हो, कंट्री हो, कुछ भी हो, आप उसका क्या करोगे, पूरा नाम लिखोगे। अगला पॉइंट है पिन कोड इज़ नेसेसरी फॉर क्विकर डिलीवरी। जो पिन कोड होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी जो पोस्टल वाले होते हैं जो लेटर्स भेजते हैं वो क्या करते हैं, पहले पिन कोड देखते हैं कि पिन कोड कहाँ कौन से एरिया का है। तो पिन कोड बहुत नेसेसरी है क्विकर डिलीवरी के लिए। तो पिन कोड के हिसाब से उसी पोस्ट ऑफिस पे क्या करते हैं, आपका लेटर वो सेंड कर देते हैं। फिर उस पोस्ट ऑफिस के सबको पता होता है कि आपका घर कहाँ होगा। तो इसलिए पिन कोड नेसेसरी है क्विकर डिलीवरी के लिए। आपको अगर जल्दी भिजवाना है तो ठीक है, अगर आपको लेट भिजवाना है तो आप पिन कोड न डालो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है द एड्रेस ऑफ द सेंडर इज ऑल्सो टाइप्ड ऑन द एनवलप। जो भेज रहा है उसका एड्रेस भी टाइप होना चाहिए लिफाफे पे। अब ये ज़रूरी क्यों है, मान लो कि आपका जो लेटर है वो रिसीवर के पास नहीं पहुंचा, ठीक है, तो पोस्टमैन क्या करेगा कि उसको वापस आपके पास भेज देगा। और भेजेगा कब, जब आपने अपना एड्रेस दिया होगा। आपने अपना एड्रेस ही नहीं दिया तो वो कैसे भेजेगा। इसलिए हमेशा जो लिफाफा होता है, एनवलप होता है, उस पर सेंडर और जो रिसीवर है दोनों का एड्रेस होना चाहिए। तो ये हो गया आपका एनवलप का। ओके, दो दो कॉपी लग गई हैं, सॉरी उसके लिए। तो ये आपके थे जो पार्ट थे उसके लेटर के, वो थे, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ द लेटर। अब आते हैं लेआउट ऑफ बिजनेस लेटर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो लेआउट में जैसा आप देख रहे हो कि मार्जिन है, आप देख रहे हो कि दो दो लाइन से मैंने मार्जिन कर रखी है, ये बहुत ज़रूरी है। मार्जिन आपको लेटर पे करनी है, पेज पे मार्जिन करनी है, ठीक है। आपको लेआउट ऑफ बिजनेस लेटर ऊपर नहीं लिखना है, वो मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। जो नीचे लाइन के अंदर जो आप देख रहे हो ना, नेम ऑफ कंपनी और ये सब, ये होता है लेआउट, मतलब बिजनेस लेटर ऐसे लिखते हैं, ये ऐसा दिखता है। तो आपको पहले मार्जिन करनी है। मार्जिन ज़रूरी क्यों है, क्योंकि आपने जो लिख रखा है फ़ोन, फैक्स, रेफरेंस नंबर, नेम ऑफ रिसीवर, एड्रेस, सैल्यूटेशन एंड इनक्लोजर, ये आपके मार्जिन से बिल्कुल एक ही लाइन में आएंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं। जो ऊपर लिखा है नेम ऑफ द कंपनी, रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ द, तो ये नेम ऑफ द कंपनी है, रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ द कंपनी, CIN नंबर। तो ये सभी हेडिंग्स में आते हैं, ठीक है। आपका नेम ऑफ द कंपनी से लेके रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ द कंपनी, CIN नंबर, फ़ोन, वेबसाइट, फैक्स नंबर, ईमेल, रेफरेंस नंबर, ये आपके सभी किस में आते हैं, हेडिंग में आते हैं, ठीक है। तो हेडिंग में आप पहला आपका आता है सेंडर फर्म्स नेम। जो सेंडर है उसका जो फर्म है, बिजनेस है, उसका नाम आता है, ठीक है। जैसे मान लो कि उसका नाम है रॉय एंड सन्स कंपनी लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड। तो नेम ऑफ द कंपनी में क्या आ जाएगा, रॉय एंड सन्स। और ये कहाँ आता है, मिडल ऑफ द
लेटर बीच में आता है नाम, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप किनारे में लिख दिया यहाँ से इधर पूरी इस जगह खाली पड़ी है, ऐसा लिखो कि उसके बीचों बीच आ जाए। फिर दूसरा आता है रजिस्टर एड्रेस ऑफ द कंपनी। कंपनी का जो रजिस्टर एड्रेस है, रजिस्टर्ड कंपनी कहाँ होती है, CIN में। CIN नंबर जो होता है ना, उसमें कंपनी की डिटेल्स होती हैं, उसमें उनका रजिस्टर्ड नंबर भी होता है। CIN नंबर के लास्ट 6 डिजिट क्या होते हैं, रजिस्टर्ड नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये एक नंबर होता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, जिससे पता चलता है कंपनी कब रजिस्टर्ड हुई थी, ठीक है, और उसने कौन कौन से डॉक्यूमेंट से रजिस्टर्ड हुआ था। तो CIN नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंपनी की डिटेल्स जानने के लिए। तो पहला हेडिंग में आता है सेंडर फर्म्स नेम, मतलब सेंडर की जो फर्म है उसका नाम। दूसरा आता है एड्रेस, और किसके साथ, पिन कोड के साथ, पूरा एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस आपको डालना है पिन कोड के साथ। फिर आता है CIN नंबर, जैसे आप देख रहे हो, ठीक है। CIN नंबर के इधर CIN नंबर के बाद में आपको एक पंक्चुएशन मार्क भी लगाना पड़ता है, ठीक है, जैसे आप 2 पॉइंट यहाँ पे देख रहे हो। उसके बाद इसे हम कॉलन बोलते हैं, COLON कॉलन बोलते हैं। फिर मार्जिन से बिल्कुल ज्वाइन करके, मतलब मार्जिन के बिल्कुल पास से आपको फ़ोन नंबर लिखना है और फिर कॉलन लगाना है, ठीक है। फ़ोन नंबर के सामने आपको वेबसाइट लिखनी है, कौन सी वेबसाइट है उसकी। फ़ोन नंबर के नीचे आपको लिखना है फैक्स नंबर, वेबसाइट के नीचे लिखना है आपको ईमेल, ठीक है। फैक्स के बाद आपको क्या करना है, एक लाइन छोड़ के रेफरेंस नंबर लिखना है। रेफरेंस मतलब किसके थ्रू आप जो भी रेफरेंस नंबर है आपका वो लिखना है, ठीक है। तो ये जो भी लिख रहे हो ये मार्जिन से बिल्कुल सटके होने चाहिए, बिल्कुल करीब से, बिल्कुल पास से होने चाहिए, चिपक के होने चाहिए। रेफरेंस नंबर के सामने आपको डेट लिखनी है, और डेट जब लिखते हो डेट का ध्यान रखना, डेट आपको ऐसे ही लिखना है 3/04/2022, आपको लिखना है 3 अप्रैल, 3 आपको लिखना है अंकों में, और जो अप्रैल है वो लिखना है वर्ड में, 3 अप्रैल 2022। इससे कन्फ्यूज़न नहीं रहता, क्योंकि बहुत बहुत जगह क्या होता है, मंथ पहले कर देते हैं, डे बाद में लिखते हैं, बीच में लिखते हैं, और कई जगह क्या होता है, डे पहले होता है, मंथ बीच में होता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए, इस कन्फ्यूजन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, मंथ को वर्ड्स में लिखते हैं, ठीक है। जैसे 03 APRIL अप्रैल 2022, ऐसे डेट लिखनी है आपको। रेफरेंस नंबर के बाद एक लाइन छोड़नी है, यहाँ पे आपका आता है नेम ऑफ रिसीवर। यहाँ पे क्या आता है आपका, नेम ऑफ रिसीवर, मतलब रिसीवर का नाम लिखना है। इसे हम बोलते हैं इनसाइडर एड्रेस, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, इनसाइडर एड्रेस। इसी को इनसाइडर एड्रेस एंड इनसाइड एड्रेस बोलते हैं। नेम ऑफ रिसीवर, मतलब रिसीवर इज द पर्सन हुम द कंपनी इज राइटिंग लेटर। रिसीवर कौन होता है, जो इस लेटर को प्राप्त करने वाला है, जिसके लिए कंपनी लेटर लिख रही है, उसका नेम होना चाहिए, और उसका नीचे क्या होना चाहिए, पूरा एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं इनसाइडर एड्रेस है, इनसाइड एड्रेस। अब इसके बाद क्या करना है, आपको एक लाइन छोड़नी है, फिर मार्जिन से थोड़ा हट के अंदर आपको लिखना है सब्जेक्ट। क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है, क्योंकि बहुत सारे जो रीडर होते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के हिसाब से वो लेटर को पढ़ते हैं, नहीं तो नहीं पढ़ते हैं। अगर सब्जेक्ट उनके मतलब का तो पढ़ेंगे, नहीं तो वो डाल देंगे डस्टबिन में। तो सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट है वो एक लाइन छोड़ के लिखना है, किसके बाद, आपने एड्रेस लिख लिया रिसीवर का, उसके बाद क्या करोगे, आप एक लाइन छोड़ोगे। लाइन छोड़ने के बाद मार्जिन से थोड़ा हट के, जैसे आप इसमें देख रहे हो सब्जेक्ट कहाँ पे लिखा है, सब्जेक्ट के बाद 2 कॉलन लगाने, कॉलन के बाद आपको एक ही लाइन में अपना सब्जेक्ट लिखना है, एक ही लाइन में अपना सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट कितना बड़ा है उसके हिसाब से आप सब्जेक्ट जो लिखा हुआ है उसको इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना सब्जेक्ट एक ही लाइन में लिखना है। दूसरा होता है जो लेटर है उसका जो पर्पस है, ठीक है, वो होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, लेटर लिखने का पर्पस है, आप लेटर क्यों लिख रहे हो, वो सब्जेक्ट होता है। तो एक प्रॉपर, एक अच्छा, एक इम्प्रेसिव आप सब्जेक्ट चूज करो और उसी हिसाब से लिखो। इसके बाद आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन जो लिख रहे हो आप, वो मार्जिन से सट के लिखना है। सैल्यूटेशन मतलब होता है कि ग्रीटिंग्स, आप जैसे डियर सर हो गया, ठीक है, जो भी आप वर्ड यूज़ करते हो उन्हें बोलते हैं सैल्यूटेशन। रिस्पेक्टेड मैडम, डियर सर, ठीक है। तो ये सभी होते हैं सैल्यूटेशंस, मतलब ग्रीटिंग। उसके बाद आपको कॉलम लगाना है, क्या लगाना है, कॉलम, कॉमा लगाना है, ठीक है। सैल्यूटेशन में क्या करना है, आपको कॉमा लगाना है। कॉमा के बाद उसके नीचे से आपको बॉडी ऑफ द लेटर स्टार्ट करना है, मेन बॉडी ऑफ द लेटर। कहाँ से स्टार्ट करना है, सैल्यूटेशन लिख लिया आपने, डियर सर लिख लिया, फिर कॉमा लगाया, नीचे से आपको क्या करना है, मेन बॉडी लिखना शुरू करना है। मेन बॉडी बेसिकली 3 पैराग्राफ में आपको ख़त्म करनी है, ध्यान रखना। मेन बॉडी आपको 3 पैराग्राफ्स में ख़त्म करनी है। पैराग्राफ आपके अकॉर्डिंग हो सकते हैं, लेकिन मेन बॉडी आपको 3 पैराग्राफ में ख़त्म करनी है, ठीक है। जो बॉडी है लेटर की वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है,
किसका, लेटर का। सब्जेक्ट के बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट पार्ट है तो वो क्या है, मेन बॉडी ऑफ द लेटर। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो मैसेज होता है जो रिसीवर को हम भेजना चाह रहे हैं, ठीक है, वो उसमें पूरा होता है। मैसेज जो रिसीवर को हम भेजना चाह रहे हैं वो उसमें लिखा होता है डीपली। सब्जेक्ट में क्या होता है, हम लिख देते हैं, जैसे मान लो कि मुझे रिसीवर, जैसे कोई कंपनी है, मैंने उसको लेटर भेजा तो मैंने उसमें लिख दिया कि अबाउट प्रोडक्ट, अबाउट न्यू प्रोडक्ट, ठीक है, मैंने ये लिख दिया तो सब्जेक्ट समझ जाएगा कि हाँ नए प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा है। लेकिन कौन से प्रोडक्ट, किस टाइप के प्रोडक्ट्स, गारमेंट्स अगर बात है तो मेल गारमेंट्स, फीमेल गारमेंट्स, तो वो कहाँ जाके देखेगा, वो मेन बॉडी में। तो मेन बॉडी क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो जो मेन बॉडी है वो 3 पैराग्राफ में बटी होती है। जो पहला पैराग्राफ होता है वो क्या करता है, जो सब्जेक्ट है उसको इंट्रोड्यूस करता है। अगर आपने लिखा है प्रोडक्ट तो वो आप बताना पड़ेगा आपको कि प्रोडक्ट्स कौन कौन से। तो क्या करता है, पहला जो पैराग्राफ होता है वो क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है। इसको ब्रीफ में लिखना है, किस में लिखना है, ब्रीफ में, मतलब संक्षिप्त में लिखना है, कम शब्दों में पूरी बात लिखनी है। ठीक है, और इससे जो पहला पहला पैराग्राफ है वो पढ़ते ही रीडर के माइंड में इंटरेस्ट आ जाना चाहिए और पैराग्राफ पढ़ने के लिए। क्योंकि रीडर जो है ना, वो आपकी जो राइटिंग स्किल्स है उससे डिपेंड करता है कि वो पूरा लेटर पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा। और जब तक पूरा मैसेज नहीं पढ़ेगा तब तक उस पर इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपने मैसेज पूरा इसलिए लिखा है जिससे कि रीडर पढ़े और आपके साथ डील करे। तो आपका काम होता है रीडर को पूरा मैसेज पढ़ाने का। इसलिए जो आपका पहला पैराग्राफ है इतना इफेक्टिव होना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए कि रीडर आगे पढ़े। ठीक है, जो सेकंड पैराग्राफ होता है उसमें जो राइटिंग, जो लेटर लिखने का जो मकसद है वो लिखना है इसमें। ठीक है, पहला हो गया सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करना है। दूसरा पैराग्राफ पे आपको क्या करना है, जो उसका मकसद था उसको डीपली, मतलब उसको एक पैसेज टाइप में आपको दर्शाना है। ठीक है, और ये जो सेकंड पैराग्राफ है सिंपल लैंग्वेज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज आपने हार्ड कर दी, लीडर को समझ में नहीं आ रहा, वो डिक्शनरी खोल के बैठा है, भाई इस वर्ड का मतलब क्या है, वो परेशान हो जाएगा, पढ़ेगा ही नहीं, बोलेगा क्यों पढ़ूँ इसको, हेडेक है यार, वर्ड समझ में नहीं आ रहे। तो सिंपल लैंग्वेज में रखना है सेकंड पैराग्राफ। ठीक है, और इसमें क्लियरिटी होनी चाहिए, मतलब जो बात कह रहे हो वो क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोले जा रहे हो। इन्फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, क्लियर और करेक्ट होनी चाहिए। मतलब एक तो क्लियर और करेक्ट, एक ऐसा मैसेज जो आपके माइंड में पहले क्लियर कर लो, उसके बाद उसको लिखो, क्लियरिटी होनी चाहिए और करेक्टनेस होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद क्या है, तो जो ये मैटर है जो आप लिख रहे हो वो रीडर को समझ में आना चाहिए। सेकंड पैराग्राफ में अच्छे से समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रीडर को कन्फ्यूज़न हो जाए या वो समझ ना पाए। जो मैटर आप लिख रहे हो उसे ऐसे लिखो कि रीडर उसको अच्छे से समझ पाए। ठीक है, और जो थर्ड पैराग्राफ है उसमें आपको क्या करना है, जैसे आप नीचे लिखते हो कि मुझे आशा है कि आप जल्दी रिप्लाई करोगे, या फिर मैं आपके रिप्लाई का इंतज़ार करूँगा, मैं सोचता हूँ कि आप मेरे साथ काम करना पसंद करोगे। इस टाइप की आपकी जो लास्ट लाइन होती है उसमें ख़त्म करना है आपको, जो थर्ड पैराग्राफ है। ठीक है, तो इतना हो गया। उसके बाद जो ये आप देख रहे हो कंप्लीमेंट्री क्लोज, ये होता है जैसे मान लो कि आप लिखते हो योर्स फेथफुली, या जो भी आप वर्ड्स लिखते हो, योर ट्रूली, ठीक है, योर सिंसियरली, तो ये सब होते हैं कंप्लीमेंट्री क्लोज। ये डिपेंड करता है आपका सैल्यूटेशन के ऊपर। ठीक है, अगर आपने सैल्यूटेशन में लिखा है डियर सर तो आप यहाँ पे लिख सकते हो योर फेथफुली। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। जैसे आप किसी सर को बोल रहे हो तो आप लिखोगे फेथफुली। हाँ, और जैसे आप किसी अपने सेलर को बोल रहे हो, जैसे आपने लेटर लिखा किसी अपने सेलर को, तो आप पे सर नहीं बोलोगे, आप बोलोगे जेंटलमैन। ठीक है, या फिर कुछ भी आप दूसरा वर्ड यूज़ कर सकते हो। तो जो उसमें आप फेथफुली नहीं लिखोगे, वहाँ पे लिखोगे और ट्रूली, क्योंकि आप उनके साथ सच्चाई व्यक्त कर रहे हो। ठीक है, तो सैल्यूटेशन के हिसाब से आप क्या करोगे, अपना कंप्लीमेंट्री क्लोज करोगे। ठीक है, कंप्लीमेंट्री क्लोज में क्या होना चाहिए, ये जो होता है ना वो कंक्लूडिंग पार्ट होता है किसका, लेटर का। ठीक है, इसमें आपको जो दूसरा हो गया कि सैल्यूटेशन से मैच होना चाहिए। ठीक है, इसका डीपली पढ़ेंगे आगे, पहले इसका सिर्फ लेआउट देख लो। सिग्नेचर क्या होता है कि अब सिग्नेचर ज़रूरी क्यों है, सिग्नेचर हमेशा हैंड राइटिंग में करना है। पहली बात, आप कभी टाइप करके सिग्नेचर नहीं दोगे, आपको क्या करना है, हैंड राइटिंग में करना है। आपको पेन से खुद से सिग्नेचर करना है। अगर आपका लेटर टाइप हुआ है तब भी सिग्नेचर किससे करना है, पेन से करना है। सिग्नेचर के नीचे आपका आता है नेम ऑफ द सेंडर, जिसने सेंड किया है उसका नाम आना चाहिए। ठीक है, और फिर नीचे डैश डैश
नेम ऑफ द सेंटर नीचे आता है डेजिग्नेशन, मतलब पद, आपका पद क्या है, आपकी पोस्ट क्या है। जैसे आप मैनेजर हो तो मैनेजर, जैसे आप सुपरवाइजर हो तो सुपरवाइजर, उस हिसाब से आपकी डेजिग्नेशन आना चाहिए। अब सबसे लास्ट में आता है इनक्लोजर। इनक्लोजर क्या होता है? इनक्लोजर मतलब होता है कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो आप बिजनेस के जो लेटर के साथ जोड़ना चाह रहे हो। आपने क्या किया, लेटर लिखा, उसके पीछे आपने डॉक्यूमेंट्स रख दिए। जैसे आप लेटर लिख रहे हो गवर्नमेंट को, आपने बोला कि मैं टैक्स पे कर चुका हूँ, अब आप टैक्स के लिए मुझसे क्यों बोल रहे हो, तो जो टैक्स पे करने के आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो प्रूफ्स हैं, वो आप उनके पीछे लगा सकते हो। तो इनक्लोजर में आपका उस लिख के आ जाता है, जिससे कि पीछे वो आपके डॉक्यूमेंट्स देखे। तो इनक्लोजर में आप लिखते हो जो डॉक्यूमेंट आपने लेटर के साथ रखे हैं, ठीक है। तो ये पूरा लेआउट हो गया, आप अच्छे से देख सकते हो कि बिजनेस लेटर कैसा दिखता है। ये लेआउट है, आपको इसी हिसाब से लिखना है। अब इसके जो पार्ट्स हैं जिनको हमने ऊपर देखा था उनको अच्छे से समझ लेते हैं। पहला था हेडिंग। हेडिंग क्या था? सेंडर फर्म ने आपने देख लिया कि सबसे ऊपर बिजनेस में लेटर में क्या आता है, कंपनी का नाम आता है। उसके बाद एड्रेस आता है, तो उसमें हमने एड्रेस में देखा था, दोबारा देख सकते हैं कि एड्रेस में क्या था, कंपनी का एड्रेस आएगा, फिर सीआईएन नंबर आएगा। सीआईएन नंबर के बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर, वेबसाइट नंबर, ईमेल, रेफरेंस नंबर, ये सभी आते हैं। तो ये होगी हेडिंग। फिर आता है पंक्चुएशन। इसको देखते हैं। नो फुल स्टॉप इज प्लेस्ड आफ्टर द नेम ऑफ द फर्म। फर्म के नाम के बाद आपको फुल स्टॉप नहीं लगाना है, ठीक है। ऑल द आइटम्स appearing ऑन द लेफ्ट हैंड साइड बिगिन एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मार्जिन। जो लेफ्ट हैंड साइड आपको जो ये दिख रहे हैं, आपको यहाँ पे देखो, सैल्यूटेशन हो गया, एड्रेस हो गया, नेम ऑफ रिसीवर हो गया, रेफरेंस नंबर हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, फैक्स हो गया, ये सभी सेम डिस्टेंस पे होने चाहिए मार्जिन पे। ऐसा नहीं है कि आप एक आगे पीछे करके लिख रहे हो तो आपका इंप्रेशन सही नहीं पड़ेगा, एक अच्छा लेटर नहीं लिख पाओगे। तो कैसे होना चाहिए? सेम डिस्टेंस पे। तीसरा है कॉलन इज पुट आफ्टर सीआईएन नंबर, फ़ोन नंबर, वेबसाइट, फैक्स नंबर, ईमेल, रेफरेंस नंबर एंड डेट। जैसा आप देख रहे हो दो दो पॉइंट लगे हुए हैं, तो ये होता है कॉलन। तो इनको इन सब के पीछे लगाना है, ठीक है। अगला है इसमें नो फुल स्टॉप यूज एट द एंड ऑफ पॉइंट्स ऑफ हेडिंग। हेडिंग के किसी भी पॉइंट में, जो ये पॉइंट है, जैसे आपने फ़ोन नंबर लिखा 9467842284, उसके बाद आप पॉइंट नहीं लगाओगे। आपने वेबसाइट लिखी, कुछ भी वेबसाइट का नाम है, तो उसके बाद आप www.ignu.ac.in, तो आप पीछे डॉट नहीं लगाओगे, पॉइंट नहीं लगाना है, ठीक है। किसी भी हेडिंग के जो भी आइटम्स है, पॉइंट्स, उनके पीछे पॉइंट फुल स्टॉप नहीं लगाना है, ठीक है। ये हो गया आपके पंक्चुएशन। फिर आते हैं इनसाइडर एड्रेस। हमने देखा उसमें रिसीवर नेम होता है। रिसीवर नेम क्या होता है? रिसीवर इज द पर्सन हुम द कंपनी इज राइटिंग लेटर। रिसीवर पर्सन होता है जिसको कंपनी लेटर लिख रही है। इसमें दूसरा पॉइंट है बिलो नेम ऑफ रिसीवर राइट डाउन हिज एड्रेस। मतलब रिसीवर नेम में दो ही है कि पहले उसका नाम लिखो रिसीवर का, उसके बाद उसका पूरा एड्रेस लिखो। सब्जेक्ट पे आते हैं। सब्जेक्ट राइट डाउन इन वन लाइन। किस में लिखना है? एक लाइन में लिखना है, पहली चीज। दूसरा है द पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जो राइट लेटर को लिखने का पर्पस है, जो मकसद है, ठीक है, वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। आप सब्जेक्ट क्या होता है कि लेटर आप क्यों लिख रहे हो, किस टॉपिक पे लिख रहे हो, वो होता है आपका सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया सब्जेक्ट। फिर आता है सैल्यूटेशन, मतलब ग्रीटिंग्स। सैल्यूटेशंस मीन्स द ग्रीटिंग्स दैट वी गिव टू द रिसीवर। रिसीवर को जो हम ग्रीटिंग दे रहे हैं, लाइक डियर सर, डियर मैडम, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, ये ग्रीटिंग्स हैं। तो ये सभी सैल्यूटेशंस होते हैं। आपको पता है ये कहाँ आता है? ये मार्जिन से सटके आता है, बिल्कुल पास में आता है, ठीक है। सब्जेक्ट के नीचे एक लाइन छोड़ के सैल्यूटेशंस आता है, फिर कॉमा लगता है, उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर शुरू होता है। तो सैल्यूटेशंस का समझ में आ गया आपको। फिर मेन बॉडी ऑफ द लेटर समझते हैं। पहला पॉइंट है बॉडी ऑफ द लेटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस लेटर। मैंने बताया कि जो लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर, वो क्या करता है? डिस्क्राइब करता है आपके मैसेज को, ठीक है। वो आपका जो थॉट है, जो आइडिया है, जो आप रिसीवर को बताना चाह रहे हो, वो किस में होता है? बॉडी ऑफ द लेटर में होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बिजनेस लेटर का। दूसरा पॉइंट है इट कंटेंस एक्चुअल मैसेज फॉर द रिसीवर ऑफ द लेटर। ये जो कंटेंट होता है, क्या करता है? एक्चुअल मैसेज, जो आपके थॉट्स हैं, जो आप बताना चाह रहे हैं, वो उसमें कंटेंट होता है। तीसरा पॉइंट है दिस मैसेज नीड्स टू बी डिवाइडेड इन पैराग्राफ्स। इस मैसेज को आप पैराग्राफ्स में बांट सकते हो, ठीक है। इसको बांटना पड़ेगा, नीड्स टू बी डिवाइडेड, पैराग्राफ में बांटना पड़ेगा। इन फर्स्ट पैराग्राफ इट विल इंट्रोड्यूस योर सब्जेक्ट। पहले पैराग्राफ क्या करेगा? आपका जो सब्जेक्ट है उसको इंट्रोड्यूस करेगा, ठीक है। जो आपने सब्जेक्ट लिख रखा है उसको क्या करेगा? इंट्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अगला पॉइंट है इट शुड बी रिटन इन ब्रीफ इफिशिएंटली। अब ये बात हो रही है फर्स्ट पैराग्राफ की, कि फर्स्ट पैराग्राफ किसमें लिखा होना चाहिए? ब्रीफ इफिशिएंटली, मतलब संक्षिप्त में और प्यारे वर्ड में लिखा होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो आपका पहला पैराग्राफ है वो मजबूर करना चाहिए
जो रीडर है उसको पढ़ने के लिए। इसका अगला पॉइंट है इट शुड क्रिएट इंटरेस्ट इन द माइंड ऑफ द रीडर। वही पॉइंट आ गया कि रीडर के माइंड में इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहिए, फर्स्ट पैराग्राफ। अब आते हैं दूसरे सेकंड पैराग्राफ पे। तो सेकंड पैराग्राफ विल बी द मेन पैसेज व्हाई यू आर राइटिंग द लेटर। जो सेकंड पैराग्राफ है वो मेन पैसेज होगा, क्यों आप लेटर क्यों लिख रहे हो। पहले में आपने क्या किया कि मैसेज को इंट्रोड्यूस किया, जो सब्जेक्ट था उसको इंट्रोड्यूस किया। और आप लेटर क्यों लिख रहे हो वो किस में लिखोगे, सेकंड पैराग्राफ में। समझ में आ गया, आप लेटर क्यों लिख रहे हो वो किस में लिखोगे, सेकंड पैराग्राफ में। तो इट शुड बी इन सिंपल लैंग्वेज। जब आप लेटर के जो मेन बात है वो लिख रहे हो सेकंड पैराग्राफ में, तो ये किस कैसे होनी चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में, जिससे कि रीडर समझ पाए, अच्छे से समझ पाए। फिर है देयर शुड बी क्लियरिटी एंड करेक्टनेस। मैंने पहले बताया था कि कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। जो आप मैसेज बताना चाह रहे हो कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, करेक्ट, एग्जैक्ट मैसेज होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, उसमें कोई भी मसाला मिक्स करके नहीं डालना है आपको, जो है रियलिटी वही लिखनी है। अगला पॉइंट है द मैटर शुड बी क्लियर इनफ फॉर द रिसीवर टू अंडरस्टैंड। और मैटर कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, जिससे कि रिसीवर है वो समझ सके। फिर है इन थर्ड पैराग्राफ फ्रेसेस लाइक होपिंग टू बी फेवर्ड विद एन अर्ली रिप्लाई और थैंकिंग यू इन एंटीसिपेशन शुड बी अवॉइडेड। पहले हम ये लिखा करते थे कि होपिंग टू बी फेवर्ड विद एन अर्ली रिप्लाई में आपसे आशा है कि आप जल्दी रिप्लाई करोगे, और थैंकिंग यू इन एंटीसिपेशन। जो ये फ्रेसेस थे, ठीक है, जो ये लोकोक्ति या कुछ भी बोल सकते हैं जिनका हम यूज़ करते थे, तो इनको अवॉइड करना है, इनको नहीं लिखना है। ठीक है, प्लीज़ रिप्लाई सून और बी अवेट योर रिप्लाई में बी यूज्ड। प्लीज़ रिप्लाई सून का यूज़ कर सकते हो, बी अवेट योर रिप्लाई, हम आपके रिप्लाई का इंतज़ार कर रहे हैं, इन वर्ड्स का आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कंक्लूड विद टर्म लाइक्स थैंकिंग यू और विद रिगार्ड्स। आपको क्या करना है, लास्ट में जब आपका थर्ड पैराग्राफ के लिखने के बाद आपने लिख दिया प्लीज़ रिप्लाई सून, उसके बाद थैंकिंग यू और विद रिगार्ड्स का यूज़ करना है। ठीक है, किसका यूज़ करना है, थैंकिंग यू विद या विद रिगार्ड्स। आपको थैंकिंग यू इन एंटीसिपेशन नहीं लिखना है, थैंकिंग यू लिख सकते हो, थैंक यू लिख सकते हो, या विद रिगार्ड लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या था, ये मेन बॉडी ऑफ द लेटर हो गई। अब आते हैं द कम्प्लीमेंट्री क्लोज, जो मैंने बताया था कि जो सैल्यूटेशन से मैच होना चाहिए। तो इट इज़ द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द लेटर। ये क्या होता है, लेटर का कंक्लूडिंग पार्ट होता है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में आपकी सिग्नेचर भी आता है, ठीक है, सब कुछ इसी में आता है। तो ये क्या होता है, कंक्लूडिंग पार्ट होता है किसका, लेटर का, सबसे नीचे वाला पार्ट होता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। तो इट इज़ रिटन बिलो द बॉडी ऑफ द लेटर ऑन द राइट हैंड साइड। जैसा आप देख सकते हो लेटर मैंने दिखाया था कि जो बॉडी ऑफ द लेटर थी, जो उसकी लास्ट लाइन थी, उसमें एक लाइन छोड़ के आपने क्या किया था, कम्प्लीमेंट्री क्लोज किया था। थैंक यू लिखने के बाद एक लाइन छोड़ के आप उसमें कम्प्लीमेंट्री क्लोज दोगे। तो ये बॉडी ऑफ द लेटर के नीचे राइट हैंड साइड में, ठीक है, जो आपका सैल्यूटेशन था वो किस साइड में आया था, लेफ्ट हैंड साइड में। डेट थी किस साइड में थी, राइट हैंड साइड में। ध्यान रखना लेटर के राइट हैंड साइड में आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आने वाला है। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में क्या होता है, लाइक योर फेथफुली योर ट्रूली, डिपेंड किस पे करता है, सैल्यूटेशंस पे। इट शोज पोलाइट एंड ऑफ द लेटर। ये क्या करता है, लेटर का पोलाइट एंड मतलब एक विनम्रता पूर्वक एंड शो करता है। इसका इट शुड मैच द सैल्यूटेशन, ये सैल्यूटेशन से मैच होना चाहिए। अगला पॉइंट है इट इज़ ऑलवेज रिटन इन हैंड राइटिंग। इसको हमेशा, अब बात करते हैं सिग्नेचर की, किसकी बात हो रही है, सिग्नेचर की। सिग्नेचर हमेशा हैंड राइटिंग में लिखा होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लाइक योर फेथफुली, ठीक है, योर्स ट्रूली, आप टाइपिंग में लिख सकते हो, लेकिन सिग्नेचर हमेशा किस में होना चाहिए, हैंड राइटिंग में। अगला है बिलो सिग्नेचर नेम ऑफ द सेंडर। सिग्नेचर के नीचे नाम लिखो सेंडर का, क्योंकि किसका सिग्नेचर है वो जानना ज़रूरी है, सिग्नेचर किसने किया है वो जानना ज़रूरी है। तो आप नाम टाइप करा सकते हो, लेकिन सिग्नेचर हैंड राइटिंग में होना चाहिए। और नाम के नीचे क्या लिखना है, आपको पद लिखना है, डेजिनेशन लिखना है कि उसका पद क्या है। तो ये हो गया आपका लेटर का कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। लास्ट में आता है इनक्लोजर। इनक्लोजर आर डॉक्यूमेंट्स दैट आर सेंड अलॉन्ग विद द बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर के साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स भेजे जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं इनक्लोजर। तो ये पूरा लेआउट था बिजनेस लेटर का। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको अच्छे से समझ लेना कि बिजनेस लेटर कैसा दिखता है और कैसा लिखा जाता है। थैंक यू।